हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो टुडे जी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज 30 जून है और 30 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, हम अपने चैनल पर यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं। तो हम आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उन सारी जो प्रैक्टिस सेट उनको देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, वीडियो मिस ना हो। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम अपने स्क्रीन पे दे देंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर और इन सारी वीडियो की और जो प्रैक्टिस सेट है उन सभी की पीडीएफ वहाँ पे हमने अपलोड की है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने वहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल और भी अपलोड किए हैं, उन सबको आप फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 25 लाख छोटे कारोबारियों को कितना कर्ज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट गारंटी योजना है इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। जब 2020 में कोरोना महामारी आई थी तो लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के वजह से काफ़ी सारे कारोबारियों का बिजनेस जो है वो बंद हो गया था। तो सरकार ने फिर से उसको चालू करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की थी। तो ये उसी क्रेडिट गारंटी योजना का अगला चरण है जिसमें 25 लाख छोटे कारोबारियों को फिर से कर्ज दिया जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितना कर्ज दिया जाएगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1.75 लाख, दूसरा 1.25 लाख, तीसरा 2.50 लाख और चौथा 3.50 लाख। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है, 1.25 लाख। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ठीक है, पिछली बार भी इसकी घोषणा जो 2020 में क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम इस योजना की शुरुआत भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर प्रश्न में पूछता है कि किस मंत्री ने इसका उद्घाटन, इसकी शुरुआत की थी, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की। तो इसके दूसरे चरण में 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख का कर्ज दिया जाएगा। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से जिन लोगों के बिजनेस पे बुरा प्रभाव पड़ा था और जिनका बिजनेस बंद हो गया था, उनके बिजनेस को फिर से बूस्ट करने के लिए, फिर से शुरू करने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सेना के किस कमान के मुख्यालय का दौरा किया। ठीक है, तो ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये कौन है? जनरल बिपिन रावत है। ठीक है, कभी प्रश्न में ये पूछता है कि हमारे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो वो जनरल बिपिन रावत है। हमारे इंडिया में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद नहीं था और अमेरिका में, यूएसए में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है। ठीक है, तो हमारे भारत में पहले ये पद नहीं था। आगे मैं आपके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में मैं फैक्ट बताऊंगा आपको। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला आंसर है पश्चिमी कमान, दूसरा पूर्वी कमान, तीसरा उत्तरी कमान और चौथा सेना मुख्यालय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन पहला है, ठीक है, पश्चिमी कमान। ठीक है, पश्चिमी कमान का दौरा किया इन्होंने। अब इसके बारे में आपको पॉइंट बताता हूँ। हमारे भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कोई पद नहीं था, लेकिन सबसे पहले 1982 में, ठीक है, 1982 में इस पद के बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन उस समय फिर ये बात वहीं रह गई। लेकिन 15 अगस्त को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद का सृजन किया और जो हमारे उस टाइम आर्मी के जनरल थे उन्हें, जनरल बिपिन रावत को इस पद का कार्यभार दिया गया। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल, ठीक है, जो बिपिन रावत हैं, सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं, उन्होंने पश्चिमी कमान, जो सेना का पश्चिमी कमान है, उसके मुख्यालय का दौरा किया। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1982 में इस पद के बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय ये बात वहीं रुक गई और इस पद को नहीं बनाया गया। लेकिन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पद का कार्यभार जनरल बिपिन रावत को दिया, जो उस समय हमारे सेना के जनरल थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है ये पूछ रहा है कि नेवी का प्रमुख विध्वंसक आईएनएस तबर 2 दिनों के दौरे पर कहाँ पहुंचा है। ठीक है, तो ये जो आईएनएस तबर है इसका नाम आप याद रखिएगा। ये हमारे नेवी का
विध्वंसक है, ठीक है, जो युद्धपोत होते हैं वो युद्धपोत है, ठीक है। तो आईएनएस तबर के बारे में ये पॉइंट आप याद रखिएगा, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बताऊंगा। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है सूडान, दूसरा सोमालिया, तीसरा मिस्र और चौथा सऊदी अरब। तो हमारा जो सही आंसर है तीसरा है मिस्र, ठीक है। मिस्र और जो हमारे आईएनएस तबर है, मतलब हमारी देश की जो नेवी है, समुद्री सेना है, नौसेना, वो दोनों संयुक्त समुद्री अभ्यास करेंगे। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि मिस्र और जो हमारी नेवी है, भारतीय नेवी, इंडियन नौसेना, वो आईएनएस तबर के साथ मिस्र की सेना, समुद्री सेना के साथ संयुक्त सन अभ्यास करेगी। अब बात मिस्र की है, ठीक है। तो मिस्र के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो मिस्र की राजधानी क्या है, ठीक है। मिस्र की राजधानी, यूपी पीसीए जैसे एग्जाम के लिए इस टाइप के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो अक्सर देशों की राजधानी और उनसे लगे हुए देशों के बारे में, सीमाओं के बारे में पूछता है, ठीक है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, ठीक है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। अब देखिए हम आपको मतलब मैप पे बना के समझा भी देते हैं। जैसे ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, सॉरी उत्तर दक्षिण, और ये पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है। तो जो ये मिस्र है, मिस्र के पूर्व में सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब, ठीक है। और इसके दक्षिण में दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान, ठीक है। तो यूपीपीसीएस के लिए इस तरीके के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। जो ये मिस्र है, मिस्र के पूर्व में सऊदी अरब है और दक्षिण में दक्षिणी सूडान है। दक्षिण में दक्षिणी सूडान, ये ट्रिक के तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि मैप बना के दक्षिण में दक्षिणी सूडान और पूर्व में सऊदी अरब। चलिए अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए, हाल ही में नेवी का प्रमुख विध्वंसक आईएनएस तबर, ठीक है। आईएनएस तबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नाम याद रखिएगा। ये 27 जून 2021 को, ये डेट भी याद रखिएगा, 27 जून 2021 को 2 दिनों के दौरे पर मिस्र गया है, ठीक है। यहाँ की मतलब मिस्र की सेना, समुद्री सेना और हमारा आईएनएस तबर जो है, ये संयुक्त समुद्री अभ्यास करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ आप एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो ये आईएनएस तबर है, ये 2019 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्योंकि यूपीएससी में क्या करता है कि जो चीज़ें चर्चा में होती हैं उनके बारे में सीधे सीधे ना पूछकर उनके इतिहास के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो आईएनएस तबर को 2019 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में जो ऑटोमोबाइल के लिए दुनिया के कितने नंबर का हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। ये पूछ रहा है कि भारत में जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कितने नंबर का हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। पहला ऑप्शन पांचवा, दूसरा पहले, तीसरा दूसरे और चौथा तीसरे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 है, पांचवा, ठीक है। ये दुनिया के 5वें नंबर का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये दुनिया का 5वें नंबर का है, लेकिन एशिया का पहले नंबर का है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, पैराग्राफ बना के अक्सर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एशिया के पहले नंबर का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है और दुनिया का 5वें नंबर का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है जो इंडिया में बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत में ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे तथा दुनिया के 5वें नंबर के, तो देखिए एशिया के सबसे लंबे मतलब एशिया में पहले स्थान पर और दुनिया में 5वें स्थान पर सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ठीक है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर हब होगा। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बारे में अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया हाल ही में किस देश के दौरे पर गए हैं, ठीक है। जो RKS, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि वायुसेना के अभी प्रमुख कौन है, तो RKS भदौरिया हैं, ठीक है। ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अक्सर रेलवे और UPSI RRB NTPC के एग्जामों में इस तरीके के 1 लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो RKS भदौरिया। तो ये पूछ रहा है कि ये किस देश के दौरे पर गए हैं। पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश और चौथा मॉरिशस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 है, ठीक है। ये बांग्लादेश के दौरे पर गए हैं, ठीक है। अब बांग्लादेश की बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश के बारे में समझ लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, राजधानी है ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ठीक है, तो टका।
ये पॉइंट आप याद रखिएगा, टका है। और भारत से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कोई देश है तो वो बांग्लादेश है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि भारत से सबसे लंबी सीमा कौन सा देश बनाता है, तो बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कोई प्रश्न पढ़ रहे होते हैं और उसके साथ कुछ पॉइंट बता दिए जाते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने बांग्लादेश का दौरा किया। ठीक है, 1971 में, 1971 से पहले जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 1971 के युद्ध में जो पूर्वी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान से जीता। ठीक है, और उसके बाद एक नया देश बना जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, तो इसी की स्वर्ण जयंती जो है वो मनाई जा रही है। इसी में शामिल होने के लिए हमारे जो वायुसेना के प्रमुख है RKS भदौरिया, वो बांग्लादेश गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है। ठीक है, और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा नेबर कंट्री है, हमारी सबसे पास की कंट्री है। तो अक्सर इस जो हमारे आसपास के जो देश होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, UPSC में भी और UPPCS में भी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस राज्य में भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ठीक अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे। तो वो दिल्ली से सबसे पहले कानपुर आए थे। ठीक है, तो ये जो दौरा था ये 5 दिवसीय था, 5 दिनों के दौरे पर थे। तो ये पूछ रहा है प्रश्न में कि जो ये अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र है ये उत्तर प्रदेश के किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? ठीक है, मतलब ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा वाराणसी और चौथा इलाहाबाद। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन 2 लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में जो ये अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र है इसका मतलब शिलान्यास किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। ठीक है, कितने दिनों के दौरे पर थे? 5 दिवसीय, 5 दिनों के दौरे पर थे। और सबसे पहले दिल्ली से वो कानपुर आए थे। तो इन्होंने, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, इन्होंने लखनऊ में भीमराव अंबेडकर स्मारक, ठीक है, तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की नींव रखी। ठीक है, और अब इसके साथ साथ जब बात भीमराव अंबेडकर जी की है तो इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो नागपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? नागपुर में। ठीक है, और साथ ही साथ संविधान की आत्मा कहे जाने वाली जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, इसका निर्माण भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अनुच्छेद 32 का निर्माण भीमराव अंबेडकर ने किया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में जल जनित रोगों के रोकथाम के लिए कहाँ बैठक की गई है? ठीक है, देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बैठक हुई रहती हैं रिसेंट में, उनके बारे में ये पूछ लिया जाता है कि ये बैठक किस चीज़ से रिलेटेड थी या ये कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हाल ही में जो जल जनित रोग है उसकी रोकथाम के लिए कहाँ बैठक की गई है? तो पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा गोवा और चौथा असम। इसका सही आंसर है, ठीक है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जल जनित रोगों के लिए रोकथाम के लिए बैठक की गई। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो हाल ही में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन है। इन्होंने जल जनित रोगों के रोकथाम के लिए दिल्ली में एक बैठक की। ठीक है, दिल्ली में एक बैठक हुई। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो जल जनित रोग है इसे नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया जाए। ठीक है, इसे एक तरीके का एपिडेमिक घोषित किया जाए ताकि इसके एक एक मामले की जांच की जा सके और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जल जनित रोग हमारे भारत में ही होते हैं। ठीक है, जल से रिलेटेड जो लोगों के मतलब जल की दूषितता की वजह से जो लोगों को रोग होते हैं वो सब सर्वाधिक अपने भारत में होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।